फेवरेट मोटिवेशनल कोट? कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आपने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, यूपीएससी का आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद से जो मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपका चयन हुआ, मैम आप उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम सबको अवगत कराएं। जैसे आप बैलेंस विजन की बात करें तो हम एक लॉन्ग टर्म विजन पे आते हैं, बोथ एज अ सिविल सर्वेंट एज एन ह्यूमन बीइंग। आप एक लाइफ पे एक लॉन्ग टर्म विजन में क्या देखते हैं? क्योंकि हम आजकल ट्रेंड देख रहे हैं कि ऑफिसर जो सिविल सर्वेंट हैं, जिन्होंने यूपीएससी स्टेट पीसी जैसा एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो उसे छोड़ कर टीचिंग लाइन में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस से साझा करें और हमें बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम जैसे आपने फिटनेस की बात करी, कॉन्क्लेव की बात करी, तो जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स उनकी लॉन्ग क्लॉकिंग आवर्स रहते हैं, लाइक वो बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और 1-2 साल के अंदर कुछ लोगों की हेल्थ भी डिटोरिएट होती है, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, किसी का मेंटल हेल्थ, किसी का फिजिकल हेल्थ डैमेज होता है। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? एक तो हेल्दी स्नैकिंग के ऑप्शन में, क्योंकि वो बैठ के इंसान पढ़ता है तो ब्रेन आई थिंक कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी, 70% ऑफ द एनर्जी दैट टाइम। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग थिंग था। मेरे एक दोस्त ने मुझे नोटिफिकेशन भेजा एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक टू द फाइनल लिस्ट बाय 1-2 मार्क्स, यू आर डायरेक्टली कॉल्ड बाय द मिनिस्ट्री टू हैव द इंटरव्यू। तो उनका प्रोसेस रहता है यूपीएससी में जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं और जो इंटरव्यू तक जिनके हु हैव मार्क्ड वेल। तो बहुत सारे जो अभी एस्पिरेंट्स है, लाइक फॉर्म भरते हैं, 10 लाख 5 लाख पेपर देते हैं, 1000 सेलेक्ट होते हैं, उसमें से कुछ जिनका इंटरव्यू में रह जाता है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो एक कॉमन मिस्टेक क्या है जो हर एस्पिरेंट करता है? तो बाकी एस्पिरेंट्स को भी यही मैं कहना चाहूँगी कि 1.5 साल दो, जहाँ मैंने भी दिया था, बिल्कुल सब कुछ भूल के, सोशल मीडिया, पीपल, एवरीथिंग यू कैन फॉरगेट फॉर यूपीएससी। इतना यूपीएससी डिजर्व करता है। वन वर्ड फॉर यूपीएससी? परसिवियरेंस, प्रीलिम्स और मेंस? मेंस। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट हैं वो है मिस निशा विद्यार्थी मैम, जो कि वर्तमान में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर एज असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। मैम एक सेंट्रल सर्विस के ऑफिसर हैं। इसके अलावा मैम के पास और भी बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं, जैसे कि मैम एक पोएट हैं, एक योगा एक्सपर्ट हैं, एक टीचर हैं, और भी बहुत सारी पर्सनालिटी है मैम के अंदर, जो कि अभी हम वीडियो के अंदर बात भी करेंगे। तो वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम मैम के साथ अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और मैम की यूपीएससी जर्नी को थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से मैम ने यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद इनका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किस तरीके से चयन हुआ। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि आपको ये पता होगा कि आप जब यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और आपका तीनों स्टेज क्लियर होता है तो आप फाइनली सिलेक्ट होते हैं। बट अगर आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हैं, उसके बाद भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो क्या होती हैं वो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आपको बहुत कीमती समय नहीं लेते हैं और मैम के साथ अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। मैम हम सबसे पहले चाहेंगे कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम सबके साथ साझा करें कि आपने किस तरीके से पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद आपने किस तरीके से उसको यूपीएससी की तरफ शिफ्ट किया। So firstly, after completing my schooling, I did graduation in business administration. After that, I started preparing for UPSC and alongside because my optional was public administration, तो मैंने सोचा कि मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने से मुझे इट विल गिव मी अ गुड बूस्ट टू माय प्रिपरेशन, और साथ साथ मैंने डिप्लोमा इन विमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट भी किया। तो दैट्स ऑल द एकेडमिक बैकग्राउंड। जी, तो मैम आपने एकेडमिक बैकग्राउंड जब किया, उस टाइम तो आपने यूपीएससी के बारे में सोचा नहीं होगा कि आपने पहले से प्लान कर रखा था कि मुझे आगे यूपीएससी देना है, और अगर आपने प्लान कर रखा था तो मोमेंट कौन सा था जब आपने प्लान किया कि मैं आगे यूपीएससी एग्जाम के लिए परस्यू करूंगी। ओके, सो इन माय 7th और 8th क्लास रिपोर्ट कार्ड, एक लास्ट में पेज होता था कि व्हाट यू वांट टू बिकम। उसमें मैंने लिखा हुआ था आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर विदाउट नोइंग व्हाट इट इज़, कि मुझे इतना पता नहीं था। एक हमेशा माइंड में रहता था कि आईएएस ऑफिसर, सिर्फ यूपीएससी भी नहीं पता है, सिविल सर्विसेज भी नहीं पता है, सिर्फ ये पता है आईएएस कुछ होता है और बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रेस्टीज होती है। तो फादर के थ्रू, फैमिली के थ्रू थोड़ा था कि हाँ आईएएस कुछ है, हमेशा रहता था वो माइंड में। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन मैंने थोड़ा फाइंड आउट किया एंड आई गॉट टू नो कि देयर इज़ एन एग्जाम। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग राइट अवे। तो लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, हमेशा मैं यूपीएससी में नहीं थी, कई बार मैंने स्टार्टअप भी ज्वाइन किया, थोड़ा प्राइवेट फील्ड में भी गई, बट ऑल टुगेदर देयर वाज दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यूपीएससी एंड दैट्स हाउ इट बिकेम अ गुड जर्नी। जी, तो मैम आपका यूपीएससी का एक्सपीरियंस क्या रहा? जैसे कि आपने 4 बार अटेम्प्ट दिया है, आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंची हुई हैं, तो मैम आपने यूपीएससी से क्या सीखा? UPSC tells a lot, and I don't think if few words can define 4 years journey, but UPSC tells
about having patience and being consistent at your dreams. Because मतलब यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है कि हमेशा तुम 100% मोटिवेशनल या कंसिस्टेंट रह पाते हो, ऐसा नहीं होता है. आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम यूपीएससी, आई हैव टू टेल, कि 2 साल के बाद जब मैंने मेंस लिखा था, उसके बाद आई वाज वेरी स्केयर्ड दैट दिस इज गोना बी वेरी टफ टाइम एंड मे बी आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट. तो मैंने ड्रॉप करके स्टार्टअप पे स्विच कर लिया था बीच में 2020 में, जब कोविड टाइम भी था और बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज काइंड ऑफ थी. तो मैंने बैकआउट, मतलब आई कुड नॉट बी देयर. तो फिर मैंने बाकी चीज़ें करना शुरू किया. और थ्रू आउट स्लोली जब मार्क्स आए, जब पता चला कि इट्स नॉट वेरी फार, आई एम वेरी क्लोज, क्योंकि मेरे 4 मार्क्स से 2020 में रहा था इंटरव्यू, देन आई थॉट कि ओके आई कैन एक्चुअली पिक अप. एंड काफ़ी सारे मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने बोला था यू शुड नॉट लीव नाउ, बी लिटिल मोर टाइम, बी देयर. तो मैंने फिर से स्टार्ट की थी यूपीएससी की जर्नी. तो दैट्स हाउ इट बिकेम अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, एंड इट टेल्स मी अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट, बीइंग यू नो कि ठीक है, अगर फेलियर्स आते हैं, थोड़ा सा एनर्जी, मतलब कि थोड़ा सा वेट करो, बाउंस बैक. सो दैट्स व्हाट यूपीएससी टेल्स. जी, तो मैम आपने बीच में यूपीएससी ड्रॉप किया एक बार, Yes. और फिर आपने उसको दोबारा से स्टार्ट किया. तो मैम जब आपने दोबारा से उसको स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कि मतलब फुल टाइम तैयारी नहीं कर पाते हैं, मतलब कि 1-2 साल तो तैयारी करते हैं फुल टाइम, बट बाद में उन्हें प्रेशर आने लगता है फैमिली से या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से वो मतलब जॉब में परस्यू करते हैं और साथ साथ तैयारी करते हैं. तो मैम आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी ऐसा किया हुआ कि आपने बीच में ड्रॉप किया, फिर से आपने स्टार्ट किया. तो मैम आप ऐसे एस्पिरेंट को कुछ सजेशन दीजिए. मैंने यूपीएससी में ये देखा है कि लोग को की 2 मिस्टेक्स होती है. क्या होता है कि वी यूजुअली लूज द सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, पहला चीज़. दूसरा चीज़, हम ना अपनी ड्रीम से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम बर्न आउट हो जाते हैं. उस बर्नआउट को रोकने के लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए. फेलियर का रीज़न यही होता है यूपीएससी में कि हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई अचीवमेंट बची नहीं, 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, पर हम हैं कहाँ पे. तो उसके लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं कुछ ना कुछ परस्यू करती. जैसे मैंने बताया, मैं मास्टर्स परस्यू कर रही थी, फिर मैंने डिप्लोमा परस्यू किया. ये मेरा एकेडमिक्स में थोड़ा था, जब जहाँ मुझे लगता था कि ओके आई एम नॉट लैगिंग बिहाइंड, आई एम डूइंग समथिंग. उसके बाद मैंने एक्राइलिक पेंटिंग्स 3 महीने मैंने सीखा था कोविड टाइम्स में. उसके बाद मैंने डांस का भी एक वर्कशॉप लिया था, और मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स सीखती थी. तो मेरे पास 3 साल का डिप्लोमा तो उसका ही है अभी. तो मैंने हमेशा एक सेल्फ वर्थ या सेल्फ अचीवमेंट को लैक नहीं होने दिया, कुछ ना कुछ मैं करती थी. जब मैंने ड्रॉप भी किया था 6 महीने के लिए, तब मैं स्टार्टअप में काम करती थी. मैंने उसमें से एक एक्सपीरियंस लिया, मैं वापस आई, आई केम बैक विद एन अचीवमेंट, विद समथिंग कि जहाँ मैं लैक कर रही थी शायद सेल्फ वर्थ, उसको वापस आई टुक इट बैक इनटू द प्रिपरेशन. तो बाकी एस्पिरेंट्स को भी यही मैं कहना चाहूँगी कि 1.5 साल दो, जहाँ मैंने भी दिया था, बिल्कुल सब कुछ भूल के, सोशल मीडिया, पीपल, एवरीथिंग यू कैन फॉरगेट फॉर 1.5 मंथ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. इतना यूपीएससी डिजर्व करता है. तो उतना देने के बाद, उसके बाद देन कम बैक टू लाइफ, देन स्टार्ट रनिंग फॉर योर ड्रीम्स. बाकी चीज़ें जो है, फैमिली को बिल्कुल छोड़ मत दो, बैलेंस कर लो, अपनी हेल्थ को मत छोड़ मत दो कि 4 साल बाद ये फील हो कि यार कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं. ये फीलिंग नहीं आने देनी. अगर ये फीलिंग नहीं आएगी तो यू विल बी एबल टू गिव इट अ लिटिल मोर टाइम, एंड मे बी तब तक आपका यू विल बी एबल टू क्रैक इट इटसेल्फ. मैम आपकी पर्सनालिटी में ये मल्टीपल एक्सपर्टीज हैं, जैसे कि आप एक पोएट हैं, आप एक ट्रैवलर हैं, आपने बुक्स भी लिखी हुई हैं, आप टीचिंग भी करती थी. तो बहुत सारी जब मैम आपके अंदर ये एक्सपर्टीज होती हैं, तो आप टाइम किस तरीके से मैनेज करती हैं अपना? इट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट थिंग टू डू, जी. बट क्योंकि मैं लाइफ को एक बड़े पैमाने पे देखती हूँ. क्या होता है कि मैंने ये चीज़ कहीं से सीखी थी, कहाँ से सीखी थी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा इस तरह से डिवाइड किया हुआ है. अभी भी जो मेरे नोट होते हैं, उसमें मैं ऐसे लिखती हूँ: सोशल, पर्सनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड प्रोफेशनल. ऐसे 5-6 सेक्शंस हैं. उसमें मैंने अपने अपने गोल्स लिखे हुए एक में. जैसे फिजिकल में मुझे कुछ अचीव करना, जैसे कि माउंटेनियरिंग एक फिजिकल एक था, उसमें मैंने डाला हुआ था. इंटेलेक्चुअल में मैं चेस खेलती हूँ, या कुछ बुक मेरी टारगेट होती है, उसको मैं लिख लेती हूँ. प्रोफेशनल में मुझे अभी नेक्स्ट क्या करना है, शायद कोई कॉन्क्लेव आ रहा है, उसमें अच्छा इनपुट देना है, कुछ करना है, या फिर अपनी टीम के लिए, जैसे वहाँ पे हैदराबाद में मुझे हॉकी के लिए करना था, तो वो चीज़ें मैं लिख कर रखती थी. सोशल में मैं ये भी लिख के रखती थी कि मुझे अपने फ्रेंड से मीटअप करना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम भूल ना जाए. मेरे को अपनी मदर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है. मैं ये चीज़ें लिख कर रखती थी. तो जब भी मुझे लगता था मैं एक डोमेन में लैक कर रही हूँ, वहाँ पे मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा देती थी. तो इस तरीके से मेरे को एक माइंड में ना एक पिक्चर बन जाती है कि ओके दिस इज वेयर आई हैव टू बी. तो ट्रैक करना आसान होता है. हम वी आर नॉट
लॉस्ट इजीली, हम थोड़ा ट्रैक कर पाते हैं। और यही तरीका है जो मैं सबको वो भी करती हूँ कि एक बनाकर रखिए डोमेन्स में, और तब आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू बी, व्हाट हैज़ टू बी डन टू रीच वेयर यू वांट टू बी। तो ये सब चीज़ें करने से लाइफ बिकम्स रियली ब्यूटीफुल। मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा क्योंकि जब एस्पिरेंट तैयारी करता है तो उसे ये लगता है कि अपनी तैयारी के साथ हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। बट मेन जो आपकी पर्सनैलिटी से हमें समझ में आ रहा है वो ये कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना जानते हैं यस। तो आप उसके साथ और कुछ कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन हमारा है आपके मतलब जर्नी से रिलेटेड ही है। आपने जीएस इसको मतलब जीएस पेपर 3 वो आपके लिए वीक सब्जेक्ट था, मतलब वीक पेपर ही था पूरा जो उसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट में आते थोड़ा वीक हो गया था। जी। तो मैम उसको आपने किस तरीके से मतलब फिर परस्यू किया? उस पे आपने किस तरीके से जो है मतलब उसको आपने किस तरीके से अच्छा बनाया? या फिर हम बोल सकते हैं कि उसमें आपने क्या किया? सो मोस्टली उसमें ये वीक एरिया था कि उसमें जस्ट अंडरस्टैंडिंग के अलावा अप्लाइड एरियाज में भी टच किया था यूपीएससी ने, और एग्जाम्पल्स थे पूछे थे। और हम हमेशा व्हाट पे फोकस करते हैं, इट took us to a part of preparation where we have to focus on why and how as well, ki and not just what has already been done but what could be done in future aspects. तो वो चीज़ अगर आप पढ़ लो, जैसे कि सपोज पीपीपी प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन पार्टनरशिप का था एक क्वेश्चन, तो उसमें यूजुअली हम फोकस करते हैं कि ये है क्या, कहाँ कहाँ हुआ है, बट आप उसको फ्यूचर में अगर आप अप्लाइड में जाके देखो कि उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या करती थी कि मैं न्यूज़पेपर या कोई केस स्टडी ऐसी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करती थी, इकोनॉमिक सर्वे से या कहीं ना कहीं ऐसे रिसोर्सेज से जहाँ के मुझे ये पता चल सके कि पढ़ तो लिया, अब थ्योरी तो है, टेक्निकल एस्पेक्ट तुमने समझ लिया, बट अब उसके आगे क्या अप्लाई कैसे करना है। जब आप उस डोमेन में चले जाते हो, जब तुम खुद सोचने लगते हो, तो प्रिपरेशन थोड़ी और इजी हो जाती है। और ये हर सब्जेक्ट के लिए था। जीएस में मेरा थोड़ा सा 3 में वीक हो गया था ये एरिया, बट ठीक है, वी टुक अप। जी। मैम थोड़ा-सा आपके इंटरव्यू राउंड पर भी बात करना चाहेंगे चूँकि आपका वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स था इंटरव्यू में। तो मैम आपने इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया था? जो हमारी पर्सनैलिटी राउंड होता है उसके लिए आपने मतलब कैसे तैयारी किया? कुछ आप अगर हमें टिप्स दे पाएँ? सो इंटरव्यू का क्या रोल होता है कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट यू, हु यू आर एज अ पर्सन। इट डजंट टॉक अ लॉट अबाउट व्हाट यू हैव डन प्रिपेयर्ड, एंड यूपीएससी का जो थ्योरी एस्पेक्ट होता है, जो मीन्स में टेस्ट होता है, वो नहीं होता है। आप खुद में क्या है, आप खुद लाइफ को कैसे लेते हैं। तो अब मैंने कैसे प्रिपेयर किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई जॉट डाउन द पॉइंट्स अबाउट मी, आई हैड टू रिफ्लेक्ट ऑन कि हु एम आई, व्हाट हैव आई अचीव्ड इन माय टर्म्स, कि मैंने खुद से क्या अचीव किया, क्या मेरी एस्पिरेशंस है, यूपीएससी में क्यों करना चाहती हूँ, सब रिफ्लेक्ट किया, पॉइंट्स नोट डाउन किए। यूपीएससी का खुद का जो डैफ होता है उसके उसमें पॉइंट्स बना के फिर की पॉइंट्स में लिखती थी। और हर एक वर्ड को, एवरी वर्ड विच आई एम पुटिंग इन माई डैफ, आई यूज टू डू अ थीसिस ऑन दैट वर्ड। पूरा मैं अच्छे से पढ़ती थी, उसमें लोगों ने क्या किया है, क्या मैं सच में वो चीज़ करना चाहती हूँ, यूपीएससी है तो वो क्यों करना चाहती हूँ, हर चीज़ को मैं अच्छे से पढ़ती थी। बाकी तो करंट अफेयर्स वगैरह सब प्रिपरेशन हो जाता है। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, यू जस्ट बी रिलैक्स, सिट बैक एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ, be at peace. That is the mantra. Like if you are able to understand, be at peace with you, be convinced why you want to be into service, then there is no big deal to convince the board that you have to be there. जी। मैम हमारे पास आपसे प्रश्न करने के लिए और भी प्रश्न हैं, बट उससे पहले हम चाहेंगे कि कुछ प्रश्न हमारे पार्टनर मिस्टर तरन जी भी पूछें। Thank you, Aman. So first of all, thank you so much for inviting me here in the podcast. प्लीज़र। So, hi friends, I hope you're doing well. So I am here with the two renowned personalities. One is UPSC Needs Extradose and one is Nisha ma'am. I hope आप सबने इनका introduction तो सुन ही लिया है. तो first of all, I would love to congratulate Aman for Thank you. achieving a milestone in YouTube. थैंक यू। So first of all, ma'am, like आपसे कुछ versatile questions पूछते हैं, like आपकी life in service या life in action कैसे रहा? तो मैम लाइक आप एक यंगेस्ट ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 25 ईयर्स की एज में आई थिंक ज्वाइन किया, राइट? Yes. तो मैम लाइक इतने बड़े रोल में इतनी यंग एज में आना, तो आपको कैसा फील हुआ कि आई एम इन गवर्नमेंट सर्विस एट अ यंग एज और मुझे कैसे आगे रोल परस्यू करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, तो कैसा आपको फील हुआ जब फर्स्ट ऑफ ऑल? First of all, it was challenging. It was a surprisingly pleasant kind of challenge था जो आया लाइफ में। एंड when I used to look at the people who were working there, there were so much experienced people with so much things to do at hand. तो I always have seen myself as a learner. तो मुझे जहाँ भी मौका मिलता था, मेरे से जो जैसे वाईपीज या जो भी पोस्ट पे लोग होते थे, फ्रॉम एवरीवन आई यूज्ड टू लर्न कि छोटी से छोटी चीज़ मैं क्या सीख लूँ इनसे जो कभी मुझे काम आएगी। और मेरे फादर हमेशा ऐसे कहते हैं कि छोटे से छोटा काम ना पहले खुद सीख लो, ताकि
कभी ये ना रहे कि तुम्हें नहीं आता है, या कभी तुम किसी और को गाइड कर रहे हो, लीड कर रहे हो, तो वो चीज़ लैक नहीं करनी चाहिए कि दैट यू योरसेल्फ डोंट नो। तो फिर चैलेंजिंग था, बट मैं हर हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक चैलेंज और हर एक इंसान से उस टाइम पे सीखने की कोशिश करती। अभी भी सीख रही हूँ, पर उस टाइम पे भी थोड़ा एक फैक्टर था कि हाँ, आई एम अ लर्नर एंड आई हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैम एज यू वर्कड एज अ नोडल ऑफिसर इन तेलंगाना फॉर 2 years, तो वहाँ पे आपने क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने मैं हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ, तो वहाँ पे आपने क्या लर्न किया? तेलंगाना का जो मेरा प्रोफाइल, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, इट वाज रियली क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज इट वाज फर्स्ट माय फर्स्ट पोस्टिंग। सेकेंडली, आई वॉज कनेक्टेड एट ग्राउंड विद द रियल बेनिफिशियरीज जिसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी वर्क करती है। वहाँ पे लोग जो एथलीट्स है, दे आर कमिंग फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, बहुत पुअर बैकग्राउंड से भी आते हैं, ट्राइबल से भी आते हैं, अच्छे बैकग्राउंड से भी आते हैं। तो एक मिक्सअप है जहाँ आप देखते हो कि एथलीट्स को एक्चुअली कैसे बेनिफिट करती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनके टच में रहना, उनकी रोज़मर्रा की चैलेंजेस को देखना अपनी आंखों से और उनको सॉल्यूशन लेकर आना मेरे लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी, जिससे मैंने बहुत कुछ लर्न किया। और ये भी लर्न किया कि हाउ गवर्नमेंट वर्क, क्योंकि आई हैड अ रोल कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, देन हेड ऑफिस से कोऑर्डिनेट करना है, ग्राउंड लेवल तेलंगाना में जितने भी KICs खेलो इंडिया सेंटर्स थे 33 डिस्ट्रिक्ट्स में, उन सब में जा जाके ऑन ग्राउंड देखना, बहुत सारी माइन्यूट चीज़ों के बारे में जानना कि फंडिंग से रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, कंपटीशन, और उसके बाद कोचिंग में कितना डिसिप्लिन है, एथलीट्स को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखने का मुझे मौका मिला। और गवर्नमेंट कैसे काम करती है, काम कहाँ नहीं कर पा रही है, कहाँ पे किसी और चीज़ का इंटरवेंशन चाहिए, NGOs या बाकी थर्ड पार्टीज कैसे काम करते हैं, वो सब चीज़ें जानने को मिली। और मतलब that period of 2 years is gonna be one of the most important period of my career, I think so. मैम जैसे स्पोर्ट्स इज नॉट अ गेम, इट्स नॉट जस्ट अ गेम, ये एक पूरी थ्योरी है, एक पूरी एक इट्स अ वर्क, इट्स एन आर्ट ऑफ वर्क ऑफ लीडरशिप एंड सक्सेस, लाइक एंड टीम वर्क बेसिकली। तो मैम जैसे आपका एक था कि आपने चिंतन शिविर लगाया था 2025 में, तो उसको आई थिंक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने अवार्ड भी दिया था, तो मैम उसके बारे में कुछ बताइए, वहाँ पे आपने क्या अचीवमेंट्स? सो चिंतन शिविर जो एक बहुत अच्छा इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाए हम लोग, उसमें मेन रोल जो मैं देखती हूँ, जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो ऊपर से लीड कर रहे होते हैं, उनके साथ साथ जो ग्राउंड टीम होती है, उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा इसलिए भी रहा क्योंकि ग्राउंड लेवल पे देखना कि MTS से लेकर कोचेस से लेकर ऑफिसर्स तक, मतलब जो लेवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, जो लेवल ऑफ टीम वर्क, मतलब 2-2 3-3 बजे तक आई हैड एयरपोर्ट ड्यूटी, प्रोटोकॉल्स हैं, मैं अपनी टीम के साथ 2 बजे तक 3 बजे तक एयरपोर्ट पे रुक रही हूँ, 3 बजे कॉल आ रहे हैं, मेरे स्टाफ को कॉल आ रहे हैं, प्रिंटिंग हो रही है लास्ट मोमेंट पे चीज़ें, एंड एवरीथिंग बीइंग डन सक्सेसफुली। वो कोऑर्डिनेशन, वो डेडिकेशन देख पाना, और उसके बाद माय होल टीम गॉट द एप्रिसिएशन फ्रॉम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, दैट वाज अनदर अचीवमेंट फॉर माय टीम, एंड आई कुड नॉट डू इट विदाउट माय टीम। मतलब कि it's always a camaraderie, it's always a teamwork, it's always when you are with your people who are able to take you to that leadership position. कोई वन मैन आर्मी नहीं होता है, एक इंसान नहीं कर पाते हैं सब चीज़ें। तो ऊपर से मुझे जो लीडरशिप, जो मेरे सीनियर्स का सपोर्ट था और जो मेरी टीम का सपोर्ट था, उसकी वजह से इट बिकेम अ वंडरफुल इवेंट। तो दैट्स हाउ। मैम ऐसे कुछ मोमेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे, लाइक आपकी जर्नी में इन सर्विस की कुछ ऐसी स्टूड आउट हुई हो कि हाँ यार, ये कुछ ऐसी अचीवमेंट्स थी जो मैं अचीव कहीं और नहीं कर पाती, ऐसी कुछ मोमेंट्स, ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस? जो 2 years ऑफ 2 years सीरीज इन सर्विस जैसे आप रहे हैं, और प्लस अभी जैसे वुमेन क्रिकेट टीम, हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम इन्होंने वर्ल्ड कप विन किया है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इनके साथ? आपने कुछ इंटरेक्शन किया या क्या आपका कुछ रोल रहा इनके अंदर? मैं ये मतलब जो अचीवमेंट का आप बोल रहे हैं कि मुझे कुछ इंसिडेंट्स याद हैं जहाँ पे जैसे कि दीप्ति जेवांची का मेडल आया था। उस टाइम पे एक छोटी सी इशू ये था कि उनके साथ जो, बिकॉज शी इज़ चैलेंज्ड पैरा एथलीट हैं, तो फिर उनका ना स्टेडियम में जब एंट्री होती थी तो देयर वाज सम इशू कि उनके साथ जो उनके ट्रेनिंग में आते थे, जो उनको हेल्प करते थे, उनकी एंट्री से रिलेटेड कुछ इशू था, सम मिसकम्युनिकेशन हैपेंड, एंड उस टाइम पे आई इंटरवीन्ड एंड द कोच आस्क्ड मी कि मैम ये हमें परमिशन चाहिए एंड सम इशू इज़ देयर, तो वो आई कुड सॉल्व। तो आई रियलाइज कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है लाइफ में, जो हमें नज़रअंदाज हो जाती है कि अच्छा इट्स नॉट अ बिग डील, बट वो छोटी छोटी चीज़ें आगे बढ़कर मल्टीप्लाई होके कहाँ एक मतलब हमने नहीं सोचा था कि सोचा था, बट इतना अच्छा रिजल्ट होगा STC सेंटर से,
एंड वी सॉ अ लॉट ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स लाइक दैट कि मतलब मैं नाम तो क्या ही लूँ, बट देर आर सो मेनी एथलीट्स स्टिल देयर जिनके साथ जिनको डेली प्रैक्टिस ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए देखना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जहाँ तक विमेन क्रिकेट टीम की बात है तो आई मेट देम, आई थिंक 2023 आई मेट देम एंड आई सॉ दैट करेज इन देयर आईज कि एक होता है ना कि विमेन क्रिकेट को इतना हम लोग को नहीं, इतना नज़र में नहीं आते हैं जितना मेन क्रिकेट टीम को मिलता है। बट स्लोली हाउ दे कम अप, हाउ दे स्टार्टेड टू टेल द वर्ल्ड दैट वी आर देयर, एंड commendable job by them, like Ma'am- no words. Yes. तो आई थिंक ये वुमेन क्रिकेट टीम के लिए 1983 वाली मूवमेंट रहेगी। आई थिंक इसके बाद कुछ अलग डेवलपमेंट है। Yes. तो मैम एसएआई का कुछ प्लान है वुमेन क्रिकेट टीम के लिए, ऐसा कुछ? साई का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है क्रिकेट में, क्योंकि दैट इज अंडर बीसीसीआई। Okay. तो हाँ, बट उसके अलावा जो भी अप्रिशिएशन एज गवर्नमेंट दैट वी डू, दैट सपोर्ट वी डू, दैट इज ऑलवेज गोना बी देयर। तो थोड़ा साई के बारे में बताइए, बहुत लोगों को पता नहीं है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ क्या काम करती है। वो सबको लगता है कि नेशनल्स खेल लो, स्टेट खेल लो, उसके बाद कुछ क्रिकेट में ही मोस्टली सबको नॉलेज है। तो वो आपका डिपार्टमेंट एग्जैक्टली काम क्या करता है? So Sports Authority of India is a powerful force which is enabling the ground level athletes. It's not just about कि जो national state, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिग लेवल पे तो जो काम कर रही है वो तो कर ही रही है, दैट्स वंडरफुल, बट आई वांट टू टेक यू टू द प्लेस वेयर माइन्यूट इंटरवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी इज मेकिंग चेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जो कोचेस काम कर रहे हैं, जो टैलेंट हंट करते हैं, जिन लोगों को कुछ पता नहीं है कि स्पोर्ट्स कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि हम यूजुअली एकेडमिक्स को प्रेफर करते हैं। तो फिर जो लोग जहाँ पे स्पोर्ट्स इतना नहीं जान रहे हैं लोग, उन लोगों तक स्पोर्ट्स को एक एक्चुअल विजन, एक एक्चुअल ड्रीम के रूप में पहुंचाना और उनको वो प्लेटफॉर्म देना। जैसे कि जो मेरा एसटीसी हैदराबाद था, वहाँ पे वी यूज टू 130 एथलीट्स थे, जिनका लॉजिंग, बोर्डिंग, प्रोक्योरमेंट, सारा उनका इक्विपमेंट, कोचिंग, कॉम्पिटिशंस, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो अब डिसिप्लिन, आर्चरी हो गया, कुछ ऐसे डिसिप्लिन है जिनमें लोग परस्यू नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अब जैसे आर्चरी में 3.5 लाख का तो इक्विपमेंट्स ही होते हैं, तो समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू डू इट, बट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज मेकिंग इट पॉसिबल फॉर दोज पीपल। और ये तो स्पोर्ट्स की बात हो गई। स्पोर्ट्स के अलावा भी जैसे फिट इंडिया आपने सुना होगा, अभी मैं हेड ऑफिस में आई मीन फिट इंडिया, तो फिट इंडिया कैसे जो नॉन स्पोर्ट्स लोग हैं उन लोगों को कैसे फिटनेस की तरफ लेकर आ रहे हैं, कैसे हम लोग संडेज ऑन साइकिल को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं, साइकिलिंग करते, जिसका पोल्यूशन से भी एंड पोल्यूशन भी एक टारगेट है, एक फिटनेस भी टारगेट है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ होलसम थिंग जो कि लोगों को स्पोर्ट्स में, फिटनेस में, मेंटल वेलबींग, वेलनेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी आर टारगेटिंग नाउ, एंड that's what Sports Authority of India are doing, inculcating the fitness, the sports, making it a lifestyle of Indians, not just a privilege or a doubtful, uncertain area, but a identity for Indians to perform well on global stage ultimately. That's great कि wholesome development होनी चाहिए। Yes, exactly. एक ह्यूमन बॉडी का wholesome development, academics के Mind, साथ माइंड, बॉडी, सोल का डेवलपमेंट। दैट्स ग्रेट। मैम जैसे आप माइंड, बॉडी एंड सोल की बात कर रहे हैं, तो आपने माउंटेनियरिंग का कोर्स किया हुआ, आई थिंक आपने 15,700 फीट भी क्लाइंब किया, राइट? Yes. तो वो कहाँ पे किया, उसका एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए, क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी टफ टास्क माउंटेन्स पे जाना और Yeah. करना। So उसका मैं एक इंसिडेंट शेयर कर सकती हूँ कि when I was climbing on that day, it was 9 or 10 o'clock like that, and वहाँ पे ऊपर जाते हैं तो मौसम चेंज होता है। It was a white out at that time. I could not see a step ahead. I could not see a single person in front of me who's walking. I could not see the way कि कितना दूर है, कितना दूर और चलना है। I was getting tired. तो एक टाइम पे ऐसा लगता है कि क्योंकि वहाँ पे ना टाइम लिमिट होती है, उस टाइम से 12 बजे तक हमें ऊपर पहुँचना है, पीक को टच करना है, मतलब जो हमारा टारगेट है, क्योंकि मौसम बिगड़ सकता है, हमें डिक्लाइन भी करना होता है देन। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब मैं सोच रही थी कि अब करना है कि नहीं करना है, और कुछ दिख नहीं रहा है आगे, वाइट आउट हो चुका है, इधर भी गिर सकते हैं, उधर भी गिर सकते हैं, तो वो छोटा छोटा लिटिल स्टेप्स जो हम लेते हैं ना कि वन मोर स्टेप, लेट्स डू इट, लेट्स नॉट स्टॉप हियर, वो वन मोर स्टेप जो है ना वो मुझे हमेशा याद रहेगा। जो मैंने एक वन मोर स्टेप लिया, और अल्टीमेटली आई कुड सी लाइक वहाँ से फिर जो लोग ऑलरेडी क्लाइंब कर चुके थे उनकी आवाज़ें आती हैं कि हे काम, हम पहुँच गए, निशा यू कैन डू इट, एंड व्हेन यू हियर दोज वॉइसेस it remain throughout your life because it is gonna remain with me. वो मोटिवेशन ही है, लाइक बूस्ट Yes. करता है। एंड आई थिंक आपका एड्रेनलिन रश जो होता है, Yes. वो सब कुछ आपको। And the one more step वाली One thing more कि one more step, one more time, Great. that's all. मैम जैसे आपने रिसेंटली ना नेशनल कॉन्क्लेव ऑन फिटनेस एंड वेलनेस कराया, तो उसका विजन और इम्पैक्ट क्या रहा मैम?
Well, it was a tremendous event with a vision to make the lifestyle of Indians into fitness, कि हम फिटनेस, माइंडफुलनेस है, वेलनेस है, उन सब चीज़ों को हम इनकलकेट कर सके डेली रूटीन में। तो इस पे हमने चर्चा की थी, पैनल्स थे, हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आए थे, हमारे लीडर्स आए थे, ऑफिशियल्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड द इन्फ्लुएंसर्स, द एम्बेसडर्स फ्रॉम फिट इंडिया, ऑल दोस पीपल केम एंड दे provided a very good check on how India is doing into fitness industry, what are the equipments, what are the जैसे gyms हो गए हमारे, या फिर wellness teams हैं, या फिर हमारे supplements हैं, या फिर हमारी फिटनेस की रूटीन्स होती हैं, ऑल दोज थिंग्स आस्पेक्ट्स हाउ दे आर फेयरिंग फॉर इंडियंस, कि हम कहाँ पे ला सकते हैं, जीएसटी के बाद जो रिफॉर्म्स आए हैं उसके बाद हम लोग क्या और अच्छा कर सकते हैं रिलेटेड टू एवरीथिंग दैट कवर्स द फिटनेस एस्पेक्ट। एंड मिनिस्टर की भी प्रेजेंस थी वहाँ पे, तो हमको काफ़ी अच्छे इनपुट्स मिले एंड सोल्यूशन जो हम वहाँ पे फाइंड आउट कर पाए, इट डायरेक्टली गोज टू द पॉलिसी मेकिंग। तो इसका इम्पैक्ट ये भी था कि नाउ पीपल आर बिकमिंग अवेयर, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें अब हम बोलने लगे हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके कि डाइट पे बोलने लगे हैं, मॉर्निंग रूटीन पे बोलने लगे हैं। अब हम कैबिन्स में बैठ के जो टेबल चेयर डेस्क वाला था, अब हम उसको भी बोलने लगे कि नहीं, समथिंग वी शुड डू। संडेज अब हमारे एक्टिव हो गए हैं, अब ऑफिसर्स वी आर कमिंग ऑन संडेज ऑन साइकिल, पीपल आर मोबिलाइज्ड। तो वो एक इम्पैक्ट हम टच कर पाते हैं सेलिब्रिटीज़ या फिर जो हमारे लीडर्स हैं, जो उस चीज़ को और पिन पॉइंट करके हमें उस चीज़ में ले जा सकते हैं। उस चीज़ का एक इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना, दैट कुड बी डन थ्रू दिस फिटनेस कॉन्क्लेव एंड आई एम होपफुल कि आगे भी ऐसे कॉन्क्लेव एंड अवेयरनेस कैंपिंग जो हम चला रहे हैं उससे लोग और अवेयर होंगे एंड इट इज़ गोना बी इनटू द डेली रूटीन ऑफ एवरीबॉडी। मैम, जैसे आपने फिटनेस की बात करी, इस कॉन्क्लेव की बात करी, तो जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनकी लॉन्ग क्लॉकिंग आवर्स रहते हैं, लाइक वो बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और 1-2 साल के अंदर कुछ लोगों की हेल्थ भी डिटोरिएट होती है, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, किसी का मेंटल हेल्थ, किसी का फिजिकल हेल्थ डैमेज होता है। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? एक तो हेल्दी स्नैकिंग के ऑप्शन में, क्योंकि वो बैठ के इंसान Yes. पढ़ता है तो ब्रेन आई थिंक कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी, 70% ऑफ द एनर्जी दैट टाइम। तो क्या खा सकते हैं ताकि ब्रेन भी एक्टिव रहे, फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन रहे? आपने उस टाइम कैसे मैं तो मेंटेन बोलती किया? हूँ कि घर का खाना खाओ, जो भी घर का खाना खा सकते हैं। उसके अलावा वाटर इनटेक या वो सब चीज़ें तो खैर हम जान सकते हैं। मोस्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब हम हेल्थ में भी थोड़ा सा, क्योंकि हमारी विल पावर लिमिटेड होती है, हम उस विल पावर को अपनी पढ़ाई में दे देते हैं, तो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है बाकी चीज़ें। उसके लिए आप कुछ भी एक हॉबी जो आपको पसंद है ना, क्योंकि हम ना ये नहीं कर पाते हैं, कि मुझे भी पता है मैं जंक फूड इसलिए खाती थी क्योंकि आई वाज टायर्ड ऑफ होल डे। तो इसीलिए आपको स्विच वहाँ करना होता है जो आप पसंद करते हैं। जैसे कि मुझे मेरी मम्मी के हाथ के आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते थे, तो फिर मैं जंक फूड ना खा के, कभी मुझे ये बोल दे कि आलू के पराठे बने हैं, तो मैं आलू के पराठे खाने चल जाऊँगी। सिमिलरली जब आपको लगता है कि आप बहुत देर तक यू आर लेड बैक एंड यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग, तो कुछ मन पसंद का कर लो। गिटार बजा, जैसे मैं गिटार प्ले करती थी या फिर वोकल्स करती थी, तो उसमें भी ना आपकी एनर्जी बर्न होती है। जब मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखती थी तो लॉट ऑफ एनर्जी गॉट यूज, तो फिर उसमें क्या होता है कि आपका फिजिकल एक थोड़ा सा हो ही जाता है, वर्कआउट हो जाता है हमारा। तो मुझे कोविड आ गया था, तो फिर मेरे पापा मुझे बोलते थे योगा करना है, तो हम लोग योगा चल जाते। तो फिर वो चीज़ को अपनाओ जो चीज़ ना आपको पसंद है खुद से, जिसमें आपको विल पावर नहीं यूज़ करनी पड़ रही है। अगर आप ये बोलोगे मैं वर्कआउट करके आता हूँ, तो आप नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसा कर लो कि जो आपको पसंद है, रनिंग करने चले गए, दोस्त के साथ चले गए, तो आपका मन लग जाएगा। तो प्रिपरेशन के टाइम पे चूज थिंग्स विच आर ईजियर फॉर यू टू चूज। उसको अगर आप उसको भी एक चैलेंज बना दोगे तो नहीं हो पाएगा। उसको ईजी रखना है, ईजी होना चाहिए आपके लिए चूज करना, तो वो देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। आई नेक्स्ट सेगमेंट प्लीज, अमन जी कंटिन्यू। मन, जैसा कि अभी करण जी ने आपके से बात किया कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किस तरीके से वर्किंग होता है, तो आपने बहुत कुछ बताया, हमें बहुत कुछ नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। पर मैम, हम यहाँ पे चाहेंगे कि जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपका चयन हुआ है एज असिस्टेंट डायरेक्टर, आप थोड़ा सा इसका प्रोसेस बताएं कि किस तरीके से ये प्रोसेस हुआ। आपने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, यूपीएससी का आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद से जो मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपका चयन हुआ, मैम आप उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम सबको अवगत कराएं। Yeah, after UPSC interview, there's a notification which came from Ministry of Ministry of Youth Affairs and Sports. It was a very काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग थिंग था। मेरे एक दोस्त ने मुझे नोटिफिकेशन भेजा एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक टू द फाइनल लिस्ट बाय 1-2 मार्क्स, यू आर डायरेक्टली कॉल्ड बाय द मिनिस्ट्री टू हैव द इंटरव्यू। तो उनका प्रोसेस रहता है यूपीएससी में जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं और जो इंटरव्यू तक जिनके हु हैव मार्क वेल, उनके
एक और इंटरव्यू होता है, उनका इंटरनल भी कुछ रहता है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, उसके अलावा वन इंटरव्यू हैपेंड. Then one list came of the selected candidates and we got into central services and it is actually a positive thing because अभी UPSC फिर से जो candidates है जो इतना struggle करके UPSC में अपने years spend करके they are able to get into services and have their talent utilized well. तो काफ़ी लोग नहीं अवेयर होते. यू कैन चेक द मिनिस्ट्रीज वेबसाइट या नोटिफिकेशन जो आते हैं उससे हम लोग थोड़े से अवगत रहे तो फिर ये चीज़ें हम डेफिनेटली वी कैन गेट इनटू गुड टच ऑफ मिनिस्ट्रीज. मैम जैसा कि अभी आपने बताया कि जो आपका पर्सनालिटी राउंड होता है यूपीएससी का फाइनल, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन 1-2 मार्क्स से नहीं होता है तो फिर आपको मिनिस्ट्री से कॉल आता है, उसमें आपका एक इंटरव्यू होता है और जहाँ तक मुझे आइडिया ये इंटरव्यू 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स अप्रॉक्स. तो हम उस इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका क्या मतलब मेन मोटिव होता है, कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पे पिक किए जाते हैं? ओके तो बिकॉज आवर्स वॉज कंडक्टेड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो वो स्पोर्ट्स से थोड़े रिलेटेड थे. व्हाट इज द ग्राउंड पिक्चर ऑफ स्पोर्ट्स एंड व्हाट वी कैन डू, व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन, तो उससे रिलेटेड ही थे. व्हाट वी वांटेड टू डू, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे थे कि देयर इज वन क्वेश्चन आई कैन रिकॉल जहाँ पे मुझसे पूछा था कि इफ देयर इज अ पर्सन हु इज लिटिल बिट नेगेटिव अबाउट स्पोर्ट्स, हु डजंट वांट टू बी इनटू स्पोर्ट्स या समथिंग, तो फिर हाउ विल यू मैनेज दैट एस्पेक्ट. या फिर हमारे विलेज लेवल पे भी इतना अवेयरनेस नहीं होता है सपोज स्पोर्ट्स को लेके, तो उस चीज़ को हम कैसे इंटरवीन करके एज अ पॉलिसी मेकर एज अ ऑफिसर आप कैसे उसको इंटरवीन करके उसमें पॉजिटिव ला सकते हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चंस ही होते हैं. डिपेंड करता है कि कौन सा डोमेन है. मोस्टली तो पॉलिसी मेकिंग या जो यूपीएससी जनरल क्वेश्चंस होते हैं विच talks and tests you on the basis of your problem solving ability, your personality, all those things are only asked. जी मैम, आपकी यूपीएससी वाली जर्नी में तो काफ़ी बात हुई, आपकी पर्सनल जर्नी कुछ छूट गई है, थोड़ा सा हम चाहेंगे उसकी उस पर भी थोड़ा सा बातचीत हो. मैम हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि जब आप प्रिपेयर कर रही थी यूपीएससी के लिए, उस टाइम आपके फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा था और फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? Family support is very very important and I'm very lucky to have the family who supported me like anything. यूपीएससी जर्नी किसी की भी बहुत आसान नहीं होती है. 3-4 साल में बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में. तो मेरी लाइफ में भी माई मदर गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल व्हेन आई हैड माई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर एंड उनका सर्जरी थी एंड आई वाज गिविंग माई टेस्ट. तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने कॉल किया था, हाउ इट वेंट, एवरीथिंग इज़ गुड. तो बट मेरे पेरेंट्स या जैसे हाँ छोटी छोटी चीज़ों का ऐसे इम्पैक्ट नहीं होने देते थे हमारी प्रिपरेशन पे. मेरे घर में एक रूम मुझे अलग दे दिया था कि वो सोल उसमें प्रिपरेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग जैसे पानी भी आ रहा है तो रूम में पानी भी आ गया तुम्हारे लिए. सुबह उठ रहे हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं. मैं 3-3 बजे तक भी पढ़ती थी, कई बार 4 बजे उठ के पढ़ती थी. घर वालों को पता नहीं होता था कि कब उठ रही है कब सो रही है, तो वो लोग भी इंटरव्यू नहीं करते थे. कुछ भी हेल्प चाहिए होती थी तो सपोज कई बार होता था कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल विजिट है या कुछ टेस्ट है, एग्ज़ाम है, तो फिर मेरे फादर हमेशा ये कोशिश करते थे कि मैं कहीं और दिमाग नहीं लगा रही हूँ कि मुझे ट्रैवल करना है तो मेट्रो से जाऊँ. ये कुछ सोचती नहीं थी. मैं बस घर से उतरी, पापा ने इधर से पिक किया, उधर ड्रॉप कर दिया. मतलब टोटल फोकस ऑन स्टडीज़. जब मेरा मेंस था तो मेंस कैसे होता है कि लगातार 2 दिन प्रिपरेशन होती है, तो मेरे पास मैं नोट्स हाथ में लेके पढ़ रही हूँ और मेरी मदर मुझे फीड कर रही है. ऐसी मतलब उस लेवल का सपोर्ट मुझे फैमिली से मिला है. एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू द पीपल जो कि करोल बाग, राजेंद्र नगर जहाँ पढ़ते हैं फैमिली से दूर होके ना, मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि द हार्ड वर्क दैट दे आर डूइंग इज अनबीटेबल, नोबडी कैन कंपेयर दैट. एंड फैमिली सपोर्ट जो मुझे मिला उसके लिए तो मैं आई एम ऑलवेज गोना बी थैंकफुल. तो वट एवर आई एम या वट एवर अ पर्सन बिकम्स इन लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन देयर सराउंडिंग्स. मतलब नॉट जस्ट फैमिली, फ्रेंड्स का भी जो सपोर्ट होता है. जब मेरे जैसे मैं सेलेक्ट भी होती थी या कहीं कुछ मेरा होता था तो मेरे दोस्त मुझे बोलते थे यार यू आर डूइंग दिस ना, तो वी ऑल्सो फील लाइक वी डिड इट. तो वो जो एक चीज़ें होती है वो हमेशा हमको लाइफ में जब हम गिरते भी हैं तो हमें अपहोल्ड करती हैं, बाउंस बैक करने में हेल्प करती हैं. जब हमारा खुद का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है लाइफ में तो वी कैन बोरो देयर पेट्रोल कि थोड़ा सा और डिस्टेंस रह गई है जिस डेस्टिनेशन तक, लेट इट बी लाइक दैट. तो दैट इज़ देयर. मैम जैसा कि हर समय हमारे लिए समान नहीं होता है, हमें कई बार चैलेंजेस फेस करने होते हैं. तो मैम जब आप प्रिपेयर कर रही थी यूपीएससी के लिए, उस दौरान आपके लिए सबसे चैलेंजिंग समय कौन सा था जो आपको लगा हो कि यार मुझे यूपीएससी छोड़ देना चाहिए, या फिर हो सकता है यूपीएससी मेरे लिए ना हो, या फिर मतलब कुछ और? तो चैलेंजिंग समय वही था जब कोविड का टाइम चल रहा था और 2020 में रिजल्ट आया मेंस का एंड आई कुड नॉट मेक इट टू द इंटरव्यू लिस्ट. तो मुझे लगा कि आई माइट नॉट बी गुड फॉर दिस थिंग एंड आई शुड ड्रॉप आउट. तो
सम पीपल लाफ्ड कि अभी तो पहला ही दूसरा ही अटेम्प्ट हुआ है, अभी से गिव अप कर रही है। कुछ लोगों ने बोला कि ठीक है, देख लो जो करना है। तो मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया एंड आई वाज नेगेटिव अबाउट यूपीएससी। तो छोड़ भी दिया था, बट एक बिहाइंड द माइंड एक रहता था कि क्या करना रहना चाहिए, क्या स्टे बैक करना चाहिए क्या यूपीएससी में। तो उस टाइम पे मैंने अपना बिहाइंड द माइंड था, बट फोकस कहीं और किया, स्टार्टअप किया, घूमने चली गई थोड़ा। फिर आफ्टर सम टाइम जब मार्क्स आए थे, मार्क्स 1 साल बाद आउट होते हैं, तब पता चला था कि इट इज़ ओनली फ्यू मार्क्स दैट आई मिस्ड। तो फिर से लोगों ने बोला कि यू शुड नॉट लीव इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सीरियस अटेम्प्ट ओनली, इफ यू आर एबल टू रीच दैट लेवल देन यू शुड डू इट अगेन। तो अगेन मैंने जैसे बोला कि फैमिली फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट होता है, उन्होंने ही, उनकी वजह से शायद आई केम बैक, थोड़ा रिफ्लेक्शन किया एंड जहाँ पे मैं स्टार्टअप करती थी द सीईओ, उन्होंने भी मुझे हेल्प किया कि नो, यू गो बैक, यू स्टडी इफ़ यू वांट एंड कम बैक। मैम अभी आपकी लाइफ से मतलब आप चूंकि एक टीचर भी हैं, आप एक पोइट भी हैं, आप ट्रैवलर भी हैं, बहुत सारी मतलब आपके पास एक्सपर्टीज हैं, तो उन सब पे भी हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। हम चाहेंगे कि करण जी आप कुछ प्रश्न मैम से। जी, थैंक यू अमन जी। मैम सबसे पहले तो जैसे आप एक रिनाउंड शेफ़ भी हैं, आई थिंक आप घर में खाना बनाते हैं, सब कुछ प्रिपेयर करते हैं, तो आपकी सिग्नेचर डिश क्या है सबसे पहले तो? एंड लाइक व्हाट डू यू लव टू कुक व्हेन यू नीड सम ब्रेक फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी? सो व्हेन आई वेंट टू हैदराबाद, मेरे लिए बहुत न्यू सिटी थी, मुझे कुछ चीज़ें सूट नहीं, वहाँ पे राइस का ज़्यादा कल्चर है, रोटियाँ मुझे ज़्यादा पसंद थी। तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें ढलने के लिए कि चलो अब हैदराबादी बनते हैं, थोड़ा इस कल्चर को समझते हैं, एक चैलेंजिंग, अकेली थी वहाँ, मैंने कुकिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट की थी। तो एक लेमन राइस मैंने बनाना सीखा था, जो मुझे हमेशा मुझे कभी भी वहाँ पे ना कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो मंदिर में भी लेमन राइस या पुलिहोरा होता है, वो मिलता है, तो मैं बहुत उसको जाके खा लेती हूँ। कंफर्ट फूड। तो उसको मैंने बनाना भी सीखा था घर पे और दैट्स व्हाट आई लाइक। ओके मैम, जैसे अभी आपकी एक बुक भी लॉन्च हुई है, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए, कुछ लाइन्स उसमें से शेयर करें, कुछ आप आई थिंक पोएम्स लिखी हैं उसके अंदर, हाँ जी, तो प्लीज़। द बुक्स नेम इज़ इन कन्वर्सेशन विद साइलेंस। तो मैं काफ़ी पहले से लिखती थी, यूपीएससी जर्नी के दौरान भी मैं लिखती थी, जब रिफ्लेक्शन करना होता है कि ओके वी हैव कम सो फार एंड व्हाट नाउ। तो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दोज़ इमोशंस, दोज़ थिंग्स दैट वी गो थ्रू एज़ ह्यूमन बीइंग्स, जहाँ पे एक अननोन स्फीयर से, एक अनसर्टेनिटी वाले एस्पेक्ट से हम लोग एक नोन एस्पेक्ट पे जाते हैं, जहाँ हम ढूंढते हैं कि ओके वी वर लॉस्ट, वी गॉट इनटू द इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस आते हैं लाइफ में, फिर हम थोड़े कंफ्यूज स्टेट में जाते हैं, देन देयर इज एन अ लाइट comes in our life and we are able to understand okay that's where we should be। तो वो एक जर्नी है जो पोइट्री के थ्रू बयां की है उसमें, इस बुक में। जहाँ तक लाइन शेयर करने की बात है, तो देर इज दिस पोइट्री called The Last View, in which I have shared कि when I die, I will have the pound of love in the eye bags woven by years. So, and my last view be the skyline. So I want to see the never ending aspect of life कि even when it's done, it's not done. और कुछ एक कविता है जो मैंने लिखी थी हिंदी में, बिकॉज मेरी पोइट्री इंग्लिश में है तो मैं वो नहीं डाल पाई थी उसमें। तो वो कविता मेरे लिए बहुत खास है, तो इफ आई कैन शेयर प्लीज़ दैट। प्लीज़ प्लीज़। ओके, सो द पोइट्री गोज, खोई हो जरा सी पर ढूंढ भी लाती हो खुदी को, रूठी हो किसी से पर मना भी आती हो खुदी को, राज है या आवाज है इस मासूमियत में तुम्हारी, उलझी हो पतंग हो क्या ये उड़ान है तुम्हारी, अब जो इन आंखों में गुम, अब जो इन आंखों में गुम तुम मुस्कुरा रही हो, क्या खोज में सारा जहां फिर खोई हो खुदी को। वंडरफुल। इट वाज वन ऑफ माय अमेजिंग। फेवरेट पोएट्री। या दैट्स रियली गुड मैम। जैसे अभी आपने डिप्लोमा किया है वुमेन एम्पावरमेंट में, राइट? तो व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द यंग गर्ल्स हु आर लाइक ड्रीमिंग टू ड्रीमिंग बिग, स्पेशली इन इंडियाज वुमेन? जैसे अभी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने इंस्पायर किया है, तो आपने उस डिप्लोमा से क्या सीखा, जो एक मैसेज दे सकती हैं यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, या यंग वुमेन को, या गर्ल चाइल्ड को? प्लीज शेयर योर तो मैसेज। विमेन एम्पावरमेंट को लेके मैं ये कहना चाहती हूँ कि द एम्पावरमेंट विच कम्स एट आवर होम्स ना, जहाँ पे जैसे मेरी मदर कभी कभी मुझे बोलती है नायका से ऑर्डर करेंगे एक दिन में आ जाएगा क्या, तो दोज लिटिल थिंग्स जहाँ पे आवर मदर्स आर गोइंग अहेड, वो एम्पावरमेंट, जहाँ पे एम्पावरमेंट इज नॉट अबाउट girl stepping out but the men also stepping out, being the having seen women at par with them, that empowerment plus because I also belong to the young generation, मैं ये देखती हूँ कि empowerment should not be that
एक्सप्लिसिटी ऑफ दैट आउटवर्ड जहाँ पे हम अपने फंडामेंटल्स भूलते हैं. एम्पावरमेंट शुड कम विद बैलेंस. दैट ऑल आई स्टडीड कि जो इनोसेंस होती है ना, जो एक प्योरिटी होती है, प्योरिटी ऑफ हार्ट, जो हमारे, वो सब चीज़ें हमेशा बरकरार रहनी चाहिए. उसके साथ एम्पावरमेंट होना चाहिए. वो जो हम अपनी मदर्स में देखते हैं, जो हम अपने ट्रेडिशन को कैरी करते हैं साथ साथ एज वेमेन, और एम्पावरमेंट भी परस्यू करते हैं कि हम बाहर भी जा रहे हैं बट हमने वो चीज़ छोड़ी नहीं है जो हमें हमारे घर से मिली, जो संस्कार, जो चीज़ें हमें मिली, वो हमने अभी भी कैरी की हुई है. वो एम्पावरमेंट इज़ रियल एम्पावरमेंट. बिकॉज इंडिया शुड नॉट गो टूवर्ड्स कि हाँ बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, या फिर वो वाला एम्पावरमेंट नहीं. इंडिया के खुद के लोग, जो खुद की औरतें हमेशा से एम्पावर्ड रही हैं, क्वींस रही हैं, वो एम्पावरमेंट जहाँ उन्होंने उस चीज़ को कैरी भी किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कैरी किया, और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन भी बन के दिखाया, भारत माता जो हम बोलते हैं ना, कि वो चीज़ हमेशा रहनी चाहिए. दैट एम्पावरमेंट इज एम्पावरमेंट विच द यंग जनरेशन शुड लुक फॉरवर्ड. सो दैट्स व्हाट. हमें मतलब ब्लाइंडली वेस्टर्नाइज नहीं होना है, हमें हाँ. इंडियननेस को आगे लेके आना है, हाँ, मतलब कि जो हम कोर कल्चरल पे है ना, हेरिटेज को वो रहना चाहिए. दैट एम्पावरमेंट गोना बी वेरी ब्यूटीफुल एम्पावरमेंट. राइट. वैसे ही हमारा ब्राइट और कलरफुल कंट्री है, तो वो चीज़ें रहेंगी तो Yes. बहुत आगे रहेगा. मैम, जैसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, जैसे मेंटरशिप इन लेगेसी के बारे में, क्योंकि आपकी लाइफ में इसका भी एक रोल रहा. आपने एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट में मेंटोर भी किया है. तो बहुत सारे जो अभी एस्पिरेंट्स है, लाइक फॉर्म भरते हैं, 10 लाख 5 लाख पेपर देते हैं, 1000 सिलेक्ट होते हैं, उसमें से कुछ जिनका इंटरव्यू मिला जाता है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में सिलेक्ट हो जाते हैं. तो एक कॉमन मिस्टेक क्या है जो हर एस्पिरेंट करता है? कॉमन मिस्टेक ये है, जो मैंने भी कुछ टाइम तक की थी, वो ये है कि अब मतलब कि टू मच इनटू प्रिपरेशन इज नॉट द राइट प्रिपरेशन. यू हैव टू ऑलवेज सी प्रिपरेशन एज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. जैसे कि मैंने बताया था, डोमेन्स होती है हमारी लाइफ की, तो उसको ऐसे मत देखो कि प्रिपरेशन ही सब कुछ है. अपनी पर्सनालिटी को छोड़ना नहीं चाहिए. जो हमारे एस्पिरेंट्स, जो लोगों को मैंने इंटरव्यूज भी देखे हैं, हमें ठीक है, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनका तो इंटरव्यू आ जाता है, जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं वो भी तो हैं, व्हाट दे डिड आफ्टर दैट. तो जो मेरे पर्सनल क्लोज ग्रुप भी हैं, जहाँ पे मैंने लोगों को देखा है कि नहीं सर्विस में हुआ, तो व्हाट दे आर डूइंग आफ्टर दैट, उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ऑलवेज हैव दैट बैलेंस वाइल प्रिपरेशन, की बर्नआउट नहीं होना है. अपने पैशन को हमेशा कॉन्टिन्यूस रखो. साथ साथ आप यूपीएससी को 80% ऑफ लाइफ दे दो, पर 20% आपकी आइडेंटिटी में जाना चाहिए, फैमिली में जाना चाहिए आपको. जहाँ आपको ये फील होगा कि यूपीएससी ने मुझसे कुछ ले लिया, मैं नहीं कर पाया, अचीवमेंट नहीं है, वहाँ पे यूपीएससी प्रिपरेशन आपकी हैम्पर होती है. तो मैंने इसीलिए सस्टेन कर पाई थी अपनी प्रिपरेशन में 4 साल, क्योंकि आई वॉज डूइंग समथिंग अलॉन्ग साइड माई प्रिपरेशन. तो मैं कभी रिग्रेट नहीं करती हूँ वो 4 साल, कि मैंने 4 साल में, अगर मेरी टचवुड मतलब अगर जैसे नहीं भी सिलेक्शन होता, तो मैं ये नहीं सोचती कि इसने मुझे कुछ दिया नहीं. आई लर्न अ लॉट. मैंने मास्टर्स कर ली, मैंने डिप्लोमा कर लिया, मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख ली थी, मैंने पेंटिंग सीख ली थी, अपनी फैमिली में अपना टाइम देती थी. तो इट बिकेम अ बैलेंस थिंग फॉर मी, और आई कुड एक्चुअली हैव प्रिपेयर फॉर मोर टाइम. अगर 4 ईयर नहीं तो मैं 5 साल भी देती, क्योंकि मेरा बैलेंस विजन था. तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि बैकअप रखना, एक बैलेंस विजन रखना, अपनी लाइफ फिजिकल मेंटल हर चीज़ को एक बैलेंस उसमें रखना, ये इंपॉर्टेंट है. देन यूपीएससी इज नॉट अ बिग डील, यू कैन डेफिनेटली डू इट. जैसे आप बैलेंस विजन की बात कर रहे हैं, तो हम एक लॉन्ग टर्म विजन पे आते हैं. बोथ एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप एक लाइफ को एक लॉन्ग टर्म विजन में क्या देखते हैं? लाइफ को मैं लॉन्ग टर्म विजन में देखती हूँ कि सम कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज आई एम जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, राइट. व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग. तो फिर मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं इस दुनिया में, अगर इफ आई एम टेकिंग लॉट ऑफ थिंग्स ना, मैं एयर भी ले रही हूँ यहाँ पे, मैं खाना भी खाती हूँ, तो अगर मेरा प्रेजेंस यहाँ है, आई वॉन्ट कि जितने भी लोग की लाइफ को मैं टच करती हूँ, उनकी लाइफ में थोड़ा कंट्रीब्यूट हो, एक हैप्पीनेस फैक्टर आ जाए. जब मैं यहाँ नहीं रहूँ इस दुनिया में, तो भी एक कंट्रीब्यूशन कहीं रहे. जैसे कि द पोइट्री दैट आई रोट, आई फील कि व्हेन आई एम नॉट देयर, इट इज गोना बी देयर, और मे बी समहाउ समडे इफ इट मेक्स समबडी हैप्पी, देन आई एम डन विद माई वर्क. तो लॉन्ग टर्म विजन भी लाइफ को मेरे ख्याल से यही रहता है, एज एन ऑफिसर, एज अ डॉटर, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ माउंटेनियर, एज अ पोइट, एज अ एट वॉट एवर यू डू, that contribution should come, कि what you give, what you have given, what you could give. तो वो सब चीज़ें लाइफ के लॉन्ग टर्म को एक बहुत फुलफिलिंग से एक्सपीरियंस बनाते हैं. कि एक होता है ना कि अगर मैं कल ना रहूँ, तो एम आई गोना बी लाइक कि ठीक है, हो गया मेरा, मैंने कर लिया. वो चीज़ होनी चाहिए. अगर आप ये सोचते हो कि टुमारो इज माई लास्ट डे, मैंने तो भी ये किया नहीं, वो किया नहीं, यार ये गलत कर दिया, किसी से लड़ाई कर ली, यार ये नहीं. तो हर टाइम को इस तरीके से रहना सीखना कि इफ़ आई एम नॉट देयर टुमारो, देन ऑल्सो आई एम डन, आई एम हैप्पी.
तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म विजन को एक सक्सेसफुल एक वर्थवाइल जर्नी बनाती है, तो दैट्स व्हाट आई सी लाइफ। आपके आंसर से मुझे एमिली डिकिंसन की पोइम याद आ गई। आई थिंक वेब सीरीज भी आई थी, तो सेम उनका भी रोल रहा। यूएस में पोएट रहे हैं काफ़ी फेमस। तो उस टाइम पे वुमेन को पढ़ने लिखने की वहाँ पे आज़ादी नहीं थी, ना ही पोएम्स लिखने की। तो छुप छुप आके वो पोएम्स लिखती थी एक छोटे से यस पीस ऑफ पेपर पे। तो उन्होंने ऐसी एक्सप्लिसिट पोएम्स भी लिखी हैं जो वो पेपर में जब रिलीज़ करती थी तो किसी और के नाम पे रिलीज़ करती थी। तो लोग सोचते थे कि किसने लिखी है। तो जब पता लगा कि ये है, तो उनकी फैमिली ने उनको अबैंडन कर दिया। उन्होंने खुद से अपना एम्पायर डेवलप किया आगे, और आज उनकी पोएम्स अभी थोड़े साल पहले ही मिली, तो वो उनकी बुक्स रिलीज हुई हैं। तो आपका आंसर जो था कि कुछ कंट्रीब्यूट कर दो हैप्पीनेस, तो वो काफ़ी एक उनसे मैं रिलेट कर पाया। इट्स अ वंडरफुल आंसर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड विद यू मैम ना, क्योंकि ओके अभी तो ओके क्वेश्चंस की हमारी आई थिंक लाइंस। एक क्वेश्चन हाँ मैं प्लीज। करना चाहूँगा मैम से। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप टीचर भी थे, मतलब आपकी जर्नी में मैंने देखा, और आपने मेंटरिंग बहुत सारे एस्पिरेंट का किया हुआ है। तो हमें एक बहुत दिलचस्प क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आ रहा है, क्योंकि हम आजकल ट्रेंड देख रहे हैं कि ऑफिसर जो सिविल सर्वेंट हैं, जिन्होंने यूपीएससी स्टेट पीसी जैसा एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो उसे छोड़ कर टीचिंग लाइन में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस से साझा करें और हमें बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या टीचिंग में कुछ अलग है ऐसा जो सिविल सर्विसेज नहीं दे पा रही है? ओके, सो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि इट्स अ कंपैरिजन काइंड ऑफ थिंग कि सिविल सर्विसेज नहीं है तो टीचिंग कर लो, ऐसा नहीं है। बट एक होता है ना, जैसे मैंने बोला कि हम लोग 4 साल क्या सीखते हैं, अचीवमेंट क्या होता है, वो लर्निंग ही अचीवमेंट होता है कि हमने उसको एग्जाम को समझना सीख लिया। तो जो एक ऑफिसर बनते हैं उसको अगर नहीं भी बनते हैं या फिर बन के अगर वो कोई और चुनना चाहते हैं, तो वो ये चुन रहे हैं कि हम और लोगों को एनेबल कर दें वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो दैट्स अ गुड थॉट। एंड जहाँ तक मेरी जर्नी की सवाल है, तो फिर इट्स मतलब कभी कभी मैंने जिन लोगों को टीच किया था अपने टाइम में, तो बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीखती थी। उनके डाउट्स होते थे तो मेरा रिवीजन होता था, मैं सीख लेती थी, अरे यार ये भी एक अच्छी चीज़ थी। और आफ्टर कमिंग इनटू सर्विसेज सम पीपल मैसेज्ड मी कि अभी मैं इस सर्विस में हूँ मैम, एंड आपने मुझे एक बार प्रीलिम्स में हेल्प की थी मिस। और मेरे मुझे ऐसा मैं याद नहीं रख पाती, और मुझे ऐसा लगता है कि नो सीरियसली। तो that feeling no कि you contributed to somebody's success to that level कि they remember you, now they're coming back to you saying thanks। तो I think that's what is inclination जो है वो यहीं से आ रहा है, ये थैंकफुलनेस से आ रहा है। तो मैम, हम ये बोल सकते हैं कि मतलब टीचिंग लाइन में एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है जो हमें कहीं और नहीं मिलता। हम बाकी एस्पिरेंट को गाइड करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये तो मैं नहीं कह सकती कहीं और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर यहाँ तो मिल रहा है। अच्छा, आई गेस इट डिपेंड्स कि किसका मन किस हाँ तरफ लगता है। एग्जैक्ट क्योंकि मैं भी एक मेंटोर हूँ, तो मेरे भी कुछ स्टूडेंट सर्विसेज में है। तो जब वो सिलेक्शन उनका होता है, होता तो है एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस मिलता सब है या सब मिलता है सेटिस्फैक्शन कि we मिलता है did कि नो मैंने कुछ something। काम किया। तो मे बी जब वो सर्विस में आएंगे, मे जब वो पावर में जब ज़्यादा आएंगे, तो उनको वो ज़्यादा चीज़ फील होगी। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन अगेन, आई गेस। नाउ आई थिंक यू कैन डू रैपिड हाँ, फायर रैपिड फायर राउंड। सो मैम, इट्स फुल ऑफ फन, रिलेटेबल एंड इंसाइटफुल एक ये राउंड है। 15 क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू गेट क्विक आंसर्स। ओके, सो वन वर्ड फॉर यूपीएससी। परसिवियरेंस। ओके, प्रीलिम्स और मेंस? मीन्स दिल्ली और हैदराबाद? दिल्ली। चेस और कुकिंग? चेस। योगा और माउंटेनियरिंग? माउंटेनियरिंग। पोएट्री और पॉलिसी? पोट्री। फेवरेट मोटिवेशनल कोट? okay, motivation quote. There is this quote, कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वंडरफुल, दिस वाज आई थिंक द फेमस एस्पिरेंट्स का कोट है ये। ओके मैम, द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट स्ट्रेंथ? Truthfulness। वाओ, a quality every officer must have? Empathy। Wonderful. One dish you can cook perfectly? Well, I think lemon rice. lemon rice। Dream travel destination? Well, northeast। Oh wow. A book that changed your perspective? Okay, there are a lot of books, not to do injustice with the I think there is one book, Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. I was looking at my lot of books that I have, and I cannot skip that one, so that one. Wonderful. And my mentor who shaped you the most? Mentor, Who shaped you the most in this journey? my father. Maybe in life. Okay. Wow. One sport you wish to, you could master? One One sport sport, you wish. that would be two, badminton and chess. What about skateboarding? Well, I have to think. A message to your younger self in one sentence. To your younger self. Okay, to my younger self, I would like to say,
appreciate things more, because I have been a person who is adamant about justice. Like always I will think ki justice should happen, but I feel now as I'm growing ki sometimes we have to sit back and see, reflect and appreciate what is there, and maybe then think. Wonderful. Thank you so much for this rapid fire round. Thank you so much. I would request Aman, if you have any questions or if you want to conclude. No, I don't have any question. Thank you so much, ma'am, Thank you so much. फॉर योर वंडरफुल टाइम। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि जो कुछ हमने मैम से बात किया, इन सब चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें कुछ नया-नया जानने को मिला। हमें ये समझ में आया कि हम जब यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो हमें कौन-कौन से चैलेंजेस होते हैं, और आप जब उस जर्नी में होते हैं तो आपको कैसा फ़ील होता है। आप जब इंटरव्यू राउंड तक पहुँचते हैं तो उसके बाद आपको क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी अलग से मिलती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कहीं न कहीं बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट अभी भी बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैम से उसको डिस्कस करके आपको एक सही रिस्पॉन्स दे पाएँ। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें और उन फ्रेंड के साथ साझा भी करें जो कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उन्हें कुछ नई चीज़ों के बारे में जानकारी हो। बाकी मैम से साथ जुड़ने के लिए, मैम के साथ जुड़ने का जो भी माध्यम है, जैसे कि मैम का इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर जो टेलीग्राम अकाउंट होगा, मैं नीचे दे दूंगा। साथ-साथ जो मैम ने बुक्स लिखा हुआ है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सब जाके उसे एक बार ज़रूर पढ़ें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।